गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड डे की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंडक्टिविटी टाइटेशंस की बात की थी कि जिसके अंदर अपन ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था। जिसमें पहला था परबल अम्ल परबल सार के मध्य अनुमापन। अपन परबल अम्ल के रूप में HCl और परबल सार के रूप में NH काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि शुरू में तो क्या होती है, चालकता बड़ी हुई होती है। जैसे जैसे अपन सार मिलाते हैं तो चालकता घटती है और एक एंड पॉइंट के बाद में आकर वापस से चालकता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा अपन ने कॉम्बिनेशन देखा था परबल अम्ल परबल सार के मध्य अनुमापन में, परबल अम्ल व दुर्बल सार में। ठीक है, जिसमें शुरू में चालकता बड़ी होती है। जैसे जैसे अपन सार मिलाएंगे तो चालकता घटती है और एक एंड पॉइंट के बाद में आकर के चालकता स्थिर हो जाती है। ठीक है। तीसरा था दुर्बल अम्ल परबल सार के मध्य अनुमापन। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में चालकता बढ़ती है और बाद में एंड पॉइंट के बाद में तेजी से बढ़ने लगती है। चौथा अपना था दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार के मध्य अनुमापन में। ठीक है, इसमें चालकता जो होती हैं वो पहले घटती हैं, फिर एक पॉइंट के बाद में स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट था अपने प्रिसिपिटेट टाइटेशन से। इसमें क्या पीपीटी बन रही थी, किसमें AgCl की। इसके AgCl की पीपीटी बनने के बेसिस के ऊपर अपन इसके चालकता का अनुमापन किया था। उसके बाद अपन चालकता के अनुप्रयोग पढ़े थे। ठीक है, और आरएनएस का सिद्धांत देखा था कि आरएनएस ने बताया था कि विलयन में विद्युत अपघट्य के अणु धनायन व ऋणायन में टूटते हैं। ठीक है, और ये आयनिक स्पीशीज के संयोजित अक्रिय का अणु का निर्माण करते हैं। और आयनित और विद्युत अपघट्य पूर्णतः क्या आयनित नहीं होता, अर्थात कुछ भाग जो होता है वो अनायनित रहता है। ठीक है, वह भाग जो आयनित होता है उसे अपन ने क्या कहा था, वियोजन की मात्रा कहा था। उसी प्रकार ओस्टवाल ने भी अपना तनुता नियम में ये बताया था कि किसी द्विअंगी विद्युत अपघट्य के AB वियोजन पर अध्ययन करें तो उसका अगर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो इस प्रकार की एक ही वैल्यू हमें मिलती है। तो अतः आर्रेनियस का सिद्धांत और ओस्टवाल का जो सिद्धांत था वो क्या परबल विद्युत अपघट्य के लिए पूर्णतः अप्लाई नहीं होता था, यह सफल रहा। क्योंकि परबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से किसी भी विलयन के अंदर आयनित होते हैं। इन दोनों सिद्धांतों की असफलता के बाद में आर्रेनियस का सिद्धांत और ओस्टवाल की तनुता का नियम के सिद्धांत के असफलता के बाद में डेबाई और हकल ने अपने सिद्धांत की प्रस्तुति की थी। ठीक है, जिसे अपन डिबाई परबल विद्युत अपघट्य का डिबाई हकल सिद्धांत कहते हैं। इस चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्रेनियस व ओस्टवाल के सिद्धांत की असफलताएं परबल विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति को नहीं समझा पाए थे। ठीक है, इस वजह से सिद्धांत क्या हो गए थे, फेल। ठीक है, तो अपन इसके अंदर अगर पहले अपन देखें कि आर्रेनियस व ओस्टवाल के सिद्धांत की असफलताएं या कमियां, या फिर अगर अपन परबल विद्युत अपघट्य के लिए डिबे हकल सिद्धांत के अभिग्रहित, इस टॉपिक को अपन दोनों नाम दे सकते हैं। एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि आर्रेनियस ओस्टवाल सिद्धांत की असफलताएं या क्या कमियां थी, इसमें भी अपने को ये सिद्धांत लिखना है। और अगर अगर डायरेक्टली नेम लेकर पूछा जाए कि परबल विद्युत अपघट्य के लिए डिबे हकल सिद्धांत को समझाइए या डिबे हकल सिद्धांत के क्या पोस्टुलेट्स थे, तो उसमें भी यही आंसर लिखना है, ध्यान रखना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि परबल विद्युत अपघट्य के लिए डिबे हैकल सिद्धांत के पहला पोस्टुलेट था कि एक्सरे अध्ययन से आयनिक ठोसों में आयनों की उपस्थिति का पता चलता है, परंतु आर्रेनियन सिद्धांत आयन से अणु के निर्माण को समझाता है। ठीक है, अगर अपन एक्सरे रिफ्रैक्शन मेथड देखें तो आयनिक ठोसों में क्या आयन की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, परंतु आयन सिद्धांत क्या कहता है कि आयन से अणु के निर्माण को समझाता है। ठीक है, पहला ड्रॉबैक ये था। तो आरएनएस सेकंड ड्रॉबैक था कि आरएनएस के अनुसार आयनिक ठोसों में चालकता के लिए जल की उपस्थिति क्या कंपलसरी होती है। ठीक है, मतलब वाटर उपस्थित होगा तो ही क्या आयनिक ठोस हैं जो कि विद्युत धारा का चालन करेंगे, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य गलित प्रावस्था में भी क्या कंडक्टेंस शो कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड ये ड्रॉबैक हो गया। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए डीबे हकल ने अपना क्या समीकरण प्रस्तुत किया। तो आरएनएस के सिद्धांत की ये दो कमियां थी, एक तो एक्सल डिफ्रैक्शन मेथड थी और दूसरा था कि आरएनएस ने ये कहा था कि कोई भी अगर आयनिक ठोस है तो उसकी चालकता प्रदर्शित करने के लिए क्या जल की अनिवार्यता होनी चाहिए। लेकिन परवल विद्युत अपघट्य वो गलित अवस्था में भी ठीक है क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स थे। अब इन कमियों को दूर करने करके पर डिबे तथा हकल ने क्या परबल विद्युत अपघट्य का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के पहला अभिग्रह ये था कि सभी परबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः आयनिक होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि परबल विद्युत अपघट्य सभी तन्यताओं अतः सांद्रताओं पर पूर्णतः आयनित होते हैं। तो डिबे तथा हकल ने यह कहा था कि जो परबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो कंप्लीटली क्या आयनाइज्ड होते हैं।
तो कोई भी अपन ये कह सकते हैं कि कोई चाहे कैसी भी कंसंट्रेशन हो या कोई भी डाइल्यूशन हो, ठीक है, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा वो अपनी पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त होता है। सेकंड था कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर अपन लैम्डा वी और लैम्डा अनंत के बल केवल चालकताओं के अनुपात को निरूपित करते हैं, ना कि वियोजन की मात्रा अल्फा को, ठीक है। तो दूसरा ये बताया था कि अगर अपन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा वी और लैम्डा अनंत का अनुपात देखें, तो ये क्या करेगा, केवल चालकता के लिए अनुपात को निरूपित करेगा, ठीक है, ना कि उनके वियोजन की मात्रा जो अल्फा थी उसको वियोजित वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। तीसरा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकताओं के मान में वृद्धि होती है, ठीक है, कि प्रबल विद्युत अपघट्य अगर तनुता अगर बढ़ा दे तो क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, जबकि आयनीकरण में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अंतरा आयनिक आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का अपन डाइल्यूशन इंक्रीज कर दे तो मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसके आयनीकरण में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो पूर्ण रूप से अपघटित हो चुका होता है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है उनके बीच में, इस वजह से। नेक्स्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्य कूलाम नियम का पालन करते हैं, अर्थात F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन आर की आर स्क्वायर, ठीक है। और डिबय हकल के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्ण आयनिक हो जाते हैं जबकि वियोजित नहीं होते। और डिबय और हकल ने यह कहा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य आयनिक सांद्रता पर पूर्ण अपघट्य आयनिक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सभी सांद्रता पर आयनिक हो जाएंगे जबकि वियोजित नहीं होते। अब वियोजन और आयनिक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक बात का ध्यान रखना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब कंप्लीटली ही उस मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है वो पूरा मॉलिक्यूल। जबकि आयनों का मतलब होता है कि वो अपने जो कंपोजिशन होती है, कोई भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन होती है, मतलब जैसे कोई भी, जैसे NaCl है, अगर वो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है, ठीक है, तो आयनिक का तो मतलब होगा कि वो Na प्लस और Cl माइनों के अंदर क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, मतलब वियोजित हो जाएगा, ठीक है। और जब अगर वियोजन की बात करें, किसी भी वियोजन की वियोजित होने की बात करें, तो वियोजित होने का मतलब है कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा मॉलिक्यूल में, तो उसको वापस से अपन प्राप्त नहीं कर सकते, रिवर्सेबल रिएक्शंस करा के अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्रबल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन अपने चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों से घिरे रहते हैं, ये सबको पता है कि कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो ठीक है, तो प्लस जो आयन होगा वो चारों तरफ से क्या, नेगेटिव आयनों से घिरा रहेगा, और जो नेगेटिव आयन है वो चारों तरफ से प्लस आयनों से घिरा रहता है। डीबाई हकल समीकरण को दो प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है, कौन कौन सा था, अर्थात प्रबल अर्थात विद्युत अपघट्य को विद्युत क्षेत्र में रखने पर आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, जो दो कारकों पर निर्भर करता है। डीबे हैकल समीकरण को अपन दो प्रकार के प्रभाव से समझा सकते हैं, ठीक है। अगर अपन कोई भी विद्युत अपघट्य को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो ये दो विपरीत दो ये तो जो इसके जो आयन होंगे वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है, और जो दो कारकों पर निर्भर करेंगे, कौन कौन से कारक होंगे देखते हैं। पहला है असममित प्रभाव या शीतलन प्रभाव, ठीक है। एक आयन अपने विपरीत आवेशित आयन के परिमंडल से घिरा रहता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आयन का इलेक्ट्रोडों की ओर गमन होने के कारण उनके विन्यास में असममिति आ जाती है, ठीक है। जब एक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण आयनों के इलेक्ट्रोडों की ओर गमन होगा, जिसके कारण उनके विन्यास में क्या असममिति आ जाएगी, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, तो क्या होगा, कोई भी आयन होगा वो अपने विपरीत आवेशित आयनों से चारों तरफ से समान रूप से घिरा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होगा, वो आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रिक आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आयन है वो एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाएंगे, या फिर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक परिमंडल होगा उसमें क्या आ जाती है, असममित आ जाती है, जैसे कि डायग्राम के अंदर बता रखा है कि सम्मित आयनिक आयनिक अवस्था, ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, तो देखिए प्लस है वो चारों तरफ समान रूप से माइनस आयनों से घिरा हुआ है, अर्थात इनका जो परिमंडल है वो सम्मित होता है। जैसे ही अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनके परिमंडल में क्या हो जाती है, असम्मिति आ जाती है, अर्थात जो प्लस सेंटर होता है वो क्या अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर
गमन करने लगता है, जिससे कि इनके परिमंडल में असममिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको अपन असममिति प्रभाव या फिर शीतलन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना विद्युत कण संचालन प्रभाव। ठीक है, विद्युत कण संचलन प्रभाव देखते हैं कि किसी आयन द्वारा विलय के विपरीत एनोड व कैथोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसमें आयनों की गति कम हो जाती है, क्योंकि विलय के विपरीत गति करने के कारण घर्षण अधिक उत्पन्न होता है। अब विद्युत कण संचलन में क्या होगा कि नॉर्मली कंडीशन में अगर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो जो कण होंगे वो विलयन की गति के कारण गति करते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, विलयन के गति के विपरीत गति करना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, उसकी जो नॉर्मल गति नॉर्मल नेचर के विरुद्ध वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिसके कारण उसमें प्रतिघर्षण या घर्षण उत्पन्न होता है। कोलाइड कणों में भी इस प्रकार की गति देखी जाती है और कोलाइड कणों में भी इस प्रकार, ठीक है, गति होती है। ठीक है, इन दोनों प्रभावों से संयुक्त समीकरण दी गई, जिसे अपन डीबाई हकल ओम सागर समीकरण कहते हैं। तो डीबाई हकल ने ये दो प्रभाव कारक जो गति हो रही थी प्रबल गति में आयनिक अवस्था में, वो दो कारकों पर निर्भर कर रही थी, जिसमें पहला था असममिति प्रभाव या शीतलन प्रभाव और दूसरा था विद्युत कण संचलन प्रभाव। ठीक है, इन दोनों कारकों की वजह से ही, ठीक है, डीबाई तथा हकल ने अपना समीकरण दिया, जिसे अपन डीबाई हकल और ओम सागर समीकरण कहते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रभाव से संयुक्त समीकरण दी गई, जैसे डीबाई हकल ओम सागर समीकरण कहते हैं कि गमन करते हैं जो कारकों पर निर्भर करते। डीबाई ओम सागर समीकरण क्या थे कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट माइनस, ठीक है, 82.4 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 अपॉन डी टी की पावर 3/2 लेमडा नॉट। ठीक है, और कोष्टक में रूट सी। ठीक है, ये इसका डीबाई हैकेलॉन सागर का समीकरण था, जहां अगर अपन लेमडा की सिंपली फॉर्म की बात करें तो क्या है कि लेमडा बराबर लेमडा नॉट माइनस बी रूट सी। ठीक है, जहां बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कि 82.4 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 अपॉन डी टी की पावर 3/2 लेमडा नॉट, जहाँ डी क्या है, विलायक का परावैद्युतांक है, सी क्या है, विलयन की मोललता है, टी यहाँ पर परम ताप है, नीटा श्यानता है और लेमडा नोट है अनंत तनुपता पर तुल्यांकी चालकता का मान है। अपने सिलेबस में केवल इसका समीकरण है। ठीक है, इसका समीकरण की डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना, और केवल इसके पोस्टुलेट्स हैं अपने कोर्स के अंदर। इसके आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने करेंगे। ठीक है।